अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैस सुलारी। आज हम बात करेंगे 7E के हवाले से जो नया सर्कुलर नंबर 3 15 अगस्त को FBR ने जारी किया है, तो उस पर बात करेंगे। तो उसमें इसका सब्जेक्ट जो है ना, वो कह रहा है पार्शली मॉडिफिकेशन। कहता है जो सर्कुलर नंबर 1 आया था ना 21 जुलाई को, उसकी पार्शली मॉडिफिकेशन की गई है। 7E का जो सेक्शन है या जो भी उसका समझ लें, तो मैं उसमें थोड़ा सा इस गाइडेंस में कर देते हैं, जो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि आया कि इसमें हुआ क्या है और या तो क्या उन्होंने इसमें चेंजिंग की है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे ये सारा कुछ मौजूद है। तो इसके नंबर 1 पे आ रहा है जी, बोर्ड एज रिसीव आर रिप्रेजेंटेटिव मोड ऑफ मैनर ऑफ फर्निश एविडेंस रिगार्डिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 7। कहती जो सेक्शन ई के हवाले से जो नया सेक्शन है, इसमें नंबर 2 पे बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर 2 पे हम देखेंगे। नंबर 2 में जी कह रहा है जी कि हमने इस ऑर्डर इन ऑर्डर टू रिमूव एट डिफ़िकल्टी अराइजिंग ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन 7 सेक्शन 2A और पार्शली मॉडिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट इन द सर्कुलर 1 ऑफ 2000। कहते हैं जो सेक्शन 2 है उसमें और जो मॉडिफिकेशन क्या कहते हैं जो सर्कुलर नंबर 1 आया था ना 23-24 में, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। वो मॉडिफिकेशन क्या है? कहता है इट इज़ क्लियर दैट द कंटेंट ऑफ द सर्कुलर विल नॉट अप्लाई केस in case filing of the jurisdiction of Lahore High Court Lahore, while the reference judgment in obituary petition number 5255/2022 dated 6/4/2023 unless the such judgment is। अच्छा, इसमें थोड़ा पहले जहाँ तक आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ये कह रहा है जी, इसमें ये फौरी तौर पर क्लेरिफाइड हमने कर दिया गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के अंडर जो रिट पटिशन्स हुई थी ना, कोई 1000 के करीब कोई रिट पटिशन दायर हुई, शायद उम्मीदवार साहब ने इसमें फैसला किया, जिसमें रिट पटिशन नंबर 52559 यानी 52,559 पे 2022 पे 6/4/2023 को जो इन्होंने फैसला दिया है ना, जजमेंट दिया है, उसके जो है ना, उसके ऊपर 7E टैक्स नहीं लगेगा। ठीक हो गया, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में जिन्होंने रिट की थी उसके ऊपर 7E का टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें कह रहे हैं सच जजमेंट इज रिवर्स सस्पेंड और वैकेंट ऑफ अल्ट्रा कोर्ट अपील बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी अपील में इसको खारिज कर दे, सस्पेंड कर दे या रिवर्स कर दे, तो फिर उनके ऊपर ये 7E का टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आपका वो फैसला आ गया और इसके ऊपर अभी तक आपका नहीं लगेगा, आप सिंपल उनको बताएंगे ये मेरी रिट पिटीशन है, आप उसकी जजमेंट ले जाएँ, उसको जाकर उसमें आपको वो एग्जामिशन सर्टिफिकेट फॉर्म ए दे देंगे, तो आपके ऊपर ये 7E का टैक्स नहीं लगेगा। नंबर इसके 3 कॉलम में कह रहा है जी, कहता है वेयर द एक्सप्रेशन इन द टैक्स ईयर 2022 अपेयरिंग इन। कहता है जी सर्कुलर नंबर 1 में जो 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया था, उसमें टैक्स ईयर 2022 लिखा हुआ था। अब उसकी जगह हम पढ़ेंगे टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, उसमें यानी कि सिंपल बात कर रहे थे कि वो सिर्फ टैक्स ईयर 2022। इसमें मैं पहले भी आपको इसमें थोड़ा सा गाइड पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में कि जब आप उस फॉर्म ए सबमिट करते हैं ना, तो जब आपके ऊपर टैक्स लग रहा होता है या नहीं लग रहा होता, तो आपकी पिछली रिटर्न रिवाइज़ की जाती है 2022 की। रिवाइज़ करने के बाद आपको उसमें जो 7E का सर्टिफिकेट फॉर्म होता है ना, आप उसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद उसमें जो आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता, वो एग्जाम्पशन आपको उस हवाले से देते हैं। यानी कि आपने रिवाइज़ 2022 की करनी थी, अब वो कह रहा है 22 और ऑनवर्ड, अगर वो 22 के बाद, यानी कि वो कह रहे हैं कि हर साल कानून लगाने की बजाय हम इसको ऑनवर्ड कर देते हैं कि हर साल ये लगेगा। यानी कि 22 के बाद अब 23 स्टार्ट हो गया, तो 23 में भी अगर आप उसमें सबमिट किया तो आप उसके हवाले से भी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। या टैक्स पे करना है तो आपका पे हो जाएगा। तो इसके नंबर 4 में आगे आ जाते हैं। नंबर 4 में कह रहा है जी, इट इज़ दी फर्दर क्लियर दैट द कंडीशंस रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कमिश्नर आउटलाइन इन सर्कुलर नंबर 1 विल नॉट बी अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन इनहांसमेंट बिलो। कहता है जी जो सर्कुलर नंबर 1 में कुछ कंडीशंस बताई गई थी, तो कहता है कंडीशंस में इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं, वो नीचे प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, उसके नीचे भी देखते हैं, अभी इसमें मज़ीद चल रहा है कि हाउ एवर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द सेलर ट्रांसफर डाटा अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर सेल या ट्रांसफर कवर्ड विद द स्पेसिफाइड सिचुएशंस। सिंपल इसमें यही कह रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट देंगे वो आपका RTO या जो टैक्स ऑफिसर है ना, वो उसको देखेगा और इसमें देखेगा कि आपका बनता है या नहीं बनता। तब वो कंडीशंस क्या हैं, तो कंडीशंस में हम पढ़ते हैं। तो नंबर 4 के सब कॉलम 1 में है, कहता है प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 7E आर एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स। कहता है जी जो 7E का सेक्शन है ना, वो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्सन पे लगता है
रेजिडेंशियल की तारीफ क्या है जो सेक्शन 82 में बयान की गई है, यानी कि सेक्शन 82 के मुताबिक जो रेजिडेंट पर्सन है उनके ऊपर लगेगा। कहता है जी आगे यार, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। अब ये दो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट आपको बता देता हूँ। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स का मतलब है जो रहती बाहर है, ठीक है, इतने सालों से बाहर रहे हैं, वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हो गए। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का मतलब है कि वो पाकिस्तानीज, ठीक है, बाले में आप ये समझ लें कि जो नेशनल बाहर के हैं पाकिस्तानी और बाहर नेशनलिटी उनकी बाहर की है। और दूसरा ये कह रहा है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान का मतलब है जो 183 दिन आउट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर 183 दिन रहे, तो वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज कहलाएंगे। अच्छा जी, कहते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 7E। कहता है जी उनके ऊपर अंडर सेक्शन 7E का टैक्स नहीं लगेगा, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के ऊपर भी। अच्छा, देयर फॉर द कंडीशंस ऑफ मेड ऑफ द मैनर फर्निश ऑफ द एविडेंस ऑफ द। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी आपको स्पीड से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्पीड से थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन आपको कर देता हूँ। इसमें ये कह रहा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा कि वो अपना जो क्या कहते हैं कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन उसको प्रोवाइड करने की पड़ेगी कि यार, यानी कि अपने समझ ले कि उसको अपना सबूत पेश करना पड़ेगा कि वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान है। अच्छा जी, हाउ एवर नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग वेयर सेलिंग और ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी विल फर्निश ड्यूली फाइल्ड अटैच फॉर्म बी। अब पहले तो फॉर्म ए होता था रेजिडेंशियल पर्सन के लिए, अब फॉर्म बी जारी कर दिया गया है, यानी कि लेना आपने सर्टिफिकेट ही है, तो यहाँ से कान पकड़ के ले लिया, वहाँ से कान पकड़ के, चाहे टैक्स आप पे लगता है या नहीं लगता, तो अब लेना आपने फॉर्म ही है, उसका सर्टिफिकेट ही लेना। अब उसके लिए नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए फॉर्म बी जारी कर दिया है। अब फॉर्म बी में आपने अपना उसमें प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मेंशन करने के साथ क्या लगाना है जी, विद स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। आपने वैलिड पासपोर्ट की कापी लगानी है। इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, इन एडिशन ऑफ फॉर्म बी बिलोंग विद स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ CNSI, आपने CNSI कॉपी लगानी है, वैलिड पासपोर्ट लगानी है, ठीक है, और आपने साथ फॉर्म बी के साथ ये उसमें ये चीज़ मेंशन है। फॉर्म बी एंड पे हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो फॉर्म बी में साथ आपने मेंशन ये भी करना है कि उसमें आपने पासपोर्ट की डिटेल मेंशन करनी है कि आया कि आप 183 दिन पाकिस्तान में नहीं रहे, तो ये आपने साबित करना है। ये सिचुएशन आपकी 2022 के पीरियड में और 2023 के पीरियड में भी हो सकती है और ऑनवर्ड भी इसी तरह ये चलेगी, यानी कि समझ लें कि 7E का टैक्स ख़त्म नहीं होना। जो ये पॉइंट चल रही थी कि ये ख़त्म कर दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सब कॉलम 4 के 2 में है जी सेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन, जिसमें वही जो पहले बता रहे हैं कि ये पर्सन नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, शहीद नहीं आ रहा, डाइड हो गया जो पाकिस्तान एयर फोर्स में, ये रिटायर्ड में, ये सारा कुछ। अब उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इस कैटेगरीज में फॉल्स करते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो आप मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी तफसील प्रोवाइड करेंगे। तो क्या है जी, आप अफोर्सेड पर्सन में हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एज बी लॉट और ओरिजिनल आपकी ओरिजिनल अलॉटी है वो इस मूवेबल प्रॉपर्टी के, यानी कि इस प्रॉपर्टी के आप ओरिजिनल अलॉटीज होंगे तब आपके लगेगा। और ड्यूली सर्टिफाइड दी ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी, और जब आपका जो महकमा है ना, तो आपको उसको जो आपका महकमा जिस रिटायर्ड हुए हैं या उसमें शहीद आपका भी होगा, तो वो आपको ऑफिशियल लेटर भी जारी करे, तो फिर आपके ऊपर आप इन कंडीशंस में आएंगे और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके 3 में आ रहा है जी, अगर मैं भी आपको स्पीड से पढ़ देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाना शुरू हो गई है। तो इसमें नंबर 3 में वो कह रहा है जी, अगर आपने, ये बड़ा अहम है, आप इस हवाले से इसको ज़रा देखें, बड़ा ज़रा सुने भी और देखें भी। मैं आपको इसमें बड़ा क्लियर सा, इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं। कहता जी, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करके 236K का टैक्स अदा किया है तो इस पर 7E का टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि एक आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की और साथ ही आपने सेल कर दी, तो आपके ऊपर टैक्स 7E का नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि आपके पास CPR कंप्यूटराइज नंबर भी हो तो नहीं लगेगा, लेकिन ये सेम टैक्स पीरियड में होनी चाहिए, तब आपके ऊपर फॉर्म, आप फिर भी फॉर्म ए आप लेंगे और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें उसने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं। एग्जाम्पल्स में वो कहता है जी, एन ATL पर्सन, यानी कि एक पर्सन है, उसने 15/6/2022 को एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, 15/6/2022 यानी कि टैक्स पीरियड 2022 है, उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसने CPR के ज़रिए उसका 236K का टैक्स भी पे कर दिया है, ठीक है, और CPR पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये टैक्स ईयर 2022 का है,
ठीक है जी। उसके साथ ही वो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ कर देता है 1/7/2023 को। 1/7/2023 को वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है। अब 1/7/2023 का क्या मतलब है? टैक्स ईयर 2024। ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपने रखना है कि 2022 के उसने पीरियड में खरीदी 15/6/2022 को, और 1/7/2023 को उसने सेल कर दी। ठीक है जी। कहता है जी दी टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन रिस्पेक्टिवली ऑफ द ईयर, कहता है जी इसने बताया अब 2022 के ऊपर तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बाद 15/6/2022 को तो उसने परचेज की और 236K का पे कर दिया। अब 2023 में उसको 1% फेयर मार्केट वैल्यू का अदा करना पड़ेगा। आपको बात समझ लग गई कि उसने एक बंदे ने 2022 15/6/2022 को परचेज़ की और 1 जुलाई 2023 को सेल कर दी। ठीक है। अब आपको मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको प्रीवियस रिटर्न के ऊपर आपने फॉर्म ए सबमिट किया होगा, उसका 7E का फॉर्म, तो तब आप उसके ऊपर डिपेंड आपका करता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अभी आप करते हैं तो 2022 का कर लेते हैं कि 2022 में आपने लिया या नहीं। अब उसने ये कर दिया कि आप टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न सबमिट हो रही है। अगर आप टैक्स ईयर 2023 में अपना 7E की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप 7E का 2023 में आप उसका भी सर्टिफिकेट उस बेस पे भी ले सकते हैं। अब आपको ये समझ लें कि 15/6/2022 को आपने परचेज़ की और 1/7/2023 को सेल की, तो आपको 22 के ऊपर तो कोई, क्योंकि 22 के रिटर्न के साथ आप 7E का फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने परचेज़ किया हुआ है। अब 2023 में आपको 1% फेयर मार्केट वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अब उसके इसने एक और एग्जांपल दिया, अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है जी एन एटीएल पर्सन परचेज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ 15/2/2023 कि एक बंदे ने 15/2/2023 को प्रॉपर्टी परचेज़ की और 236K का टैक्स पे किया। ठीक है। पे करने के बाद अब उसके पास CPR नंबर भी लगा हुआ और टैक्स पीरियड चालान के ऊपर 2023 लिखा हुआ है। इसी तरह वो प्रॉपर्टी को 1/7/2023 को सेल कर देता है। तो इन दिस सिनेरियो नो टैक्स लाइबिलिटी इन दैट टाइम, कहता है जी इसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी, क्योंकि टैक्स पीरियड अभी तक क्या कहते हैं डिफरेंट नहीं हुआ। 2023 ही टैक्स पीरियड है, क्योंकि 15/2/2023 को वो सेल परचेज कर रहा है और 1/7/2023 को वो सेल कर रहा है। अब रिटर्न तो अभी तक 2023 की जानी है ना, 2023 में उसकी जो क्या कहते हैं उसने 236K तो पे किया होगा। अब 236K के जरिए अगर सबमिट करता है उसको तो उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी। हाँ, अगर ये इसको लेट करके 1/7/2024 को सेल करता है तो 23 में तो ये नहीं लगेगी, लेकिन 24 में जाके उसको 1% इसका पे करना पड़ेगा। ये दो उन्होंने 7 एग्जाम्पल्स इसकी दी हैं। तो इसके नंबर आप 4 में चला जाते हैं। नंबर 4 में कह रहा है जी इसमें एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बता रहा है। कह रहा है जी एक स्टूडेंट की फार्म हाउस, कहता है जी अगर आपके पास आपका फार्म हाउस निकलेगा आपका एग्रीकल्चर लैंड पे, अगर आपने वो अपने कल्टीवेटिव इस्तेमाल कर लग रही है तो आपके ऊपर 7E नहीं लगेगा। अब फार्म हाउस के हवाले से वो बड़ा एक्सप्लेन उसने किया है फार्म हाउस के हवाले से, तो फार्म हाउस पे क्या क्या लगता है। तो फार्म हाउस के हवाले से हम पढ़ते हैं कि however वन और मोर देन वन फार्म हाउस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, कहता है एक या एक से ज़्यादा फार्म हाउस कंस्ट्रक्टेड है ऑन दी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे, किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे एक या एक से ज़्यादा फार्म हाउस कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है जी। प्रॉपर्टी देन द कंडीशन आउटलाइन इन सर्कुलर नंबर, कहता है जो सर्कुलर नंबर 1 दिया गया था ना जुलाई में, तो वो फिल वक्त फौरी तौर पे उसके ऊपर इम्पोज हो जाएगा अब आपके फार्म हाउस के ऊपर। अब फार्म हाउस की उसने थोड़ी सी डिटेल बयान किया कि एक फार्म हाउस होता क्या है, तो इसमें ये इसका पढ़ते हैं। कहता है जी आ फार्म हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया 2000 स्क्वायर फीट, कहता है जी 2000 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। अगर एक फार्म हाउस जो मिनिमम 2000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर बना हुआ है, 2000 स्क्वायर यार्ड का मतलब है कि 80 मरले के ऊपर, 80 मरले का मतलब है कम से कम 4 कनालों पे, एक फार्म हाउस जो 4 कनालों पे बना हुआ है और उसका मिनिमम जो एरिया है ना वो 5000 स्क्वायर यार्ड उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ठीक है। यानी कि 5000 स्क्वायर फुट का मतलब है कि 22 मरले, यानी कि एक फार्म हाउस जो 4 कनाल पर मुश्तमिल है मिनिमम और 22 मरले उसका कह रहे कवर्ड एरिया है, यानी कि वो कंस्ट्रक्टेड है। यूज एट अ सिंगल डिवेलिंग यूनिट विद या विदाउट अनेक्सर, कहती एक फार्म हाउस जो 4 कनाल पर हो और इसमें 22 मरले कवर जगह हो और आप एक कम से कम एक राइश के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके ऊपर 7E का टैक्स लगेगा। ठीक है। ये फार्म हाउस की उसने डिटेल बयान कर दी। अब इसमें कुछ उसने प्रोवाइडेड है कि एक शर्त भी रखी है कि वेयर दी मोर देन वन डिवेलिंग, कहता है जी एक किसी अगर एक से ज़्यादा रहाइश उधर मौजूद हो एज अ कंपाउंड, यानी कि उसने मतलब कंपाउंड बना दिए कि एक रहाइश 2 रहाइश 3 4 बाद फार्म हाउस भरे भी होते हैं ना जो 4 कनाल से, उसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ रहाइशें बनाई होती हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर फार्म हाउस 4 कनाल या 2000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा हो तो इससे एक से ज़्यादा रिहाइश पर
हर रिहाइश पर अलग अलग 7E लगेगा। यानी कि एक जो फार्म हाउस है ना वो 2000 स्क्वायर यार्ड यानी कि 4 कनाल से ज़्यादा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ रिहाइशें हैं, तो आपके ऊपर 7E हर रिहाइश के ऊपर अलग अलग लगेगा। ठीक है, अगर एक फार्म हाउस में एक से ज़्यादा आपने रिहाइशें रखी हैं और वो 4 कनाल से ज़्यादा है तो हर रिहाइश के ऊपर आपका 7E का सेक्शन लगेगा। अब इसके 5 में आ जाते हैं जी। 5 में कह रहा है जी सेक्शन 7E ऑफ द ऑर्डिनेंस डज नॉट अप्लाई ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनर ऑफ अ लॉकर। कहता है जी अगर एक किसी लॉकर अथॉरिटी, कोई बिल्डर्स, कोई डेवलपमेंट्स या लैंड डेवलपमेंट्स या ऐसी कंपनी जो कंस्ट्रक्शंस करती हैं और इसके साथ कंडीशन इस कंपलसरी क्या है कि द कंडीशन दैट द सच पर्सन्स आर रजिस्टर्ड द डायरेक्शन, यानी कि वो कंपनी डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेट नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल DNFB के पास रजिस्टर्ड हैं तो उनके ऊपर 7E टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉपर्टी डीलर है, कोई डेवलपमेंट है, कोई कंस्ट्रक्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी उन्होंने परचेज़ किया प्रॉपर्टी, वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो सेल करनी है, वो 1 साल में होती है, 2 साल में होती है, 4 साल में होती है, तो उसका टाइम पीरियड कोई नहीं है। उसके ऊपर वो शायद जब भी वो सेल करेंगे तो उसके ऊपर 7E टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप DNFB पे रजिस्टर्ड हों। Therefore, where the seller or transfer is a local authority, development authority, and builder or development of the land or construction of the transfer furnished of the transferring authority of immovable property of the certificates of aforesaid registration with DNFB as well as furnish certificate from authority concerned of। कहता है अगर आप ये डेवलपमेंट है कोई यानी कि जो आपको सारा बताया और आप DNFB में पर रजिस्टर हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसको सेल कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर फार्म 7E का जो फार्म है ना मतलब 7E का टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता फार्म आपको लेना पड़ेगा और उसमें आप क्या कहते हैं आप बताएंगे जी मेरा ये रजिस्टर्ड है, फार्म सर्टिफिकेट है और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपने सिर्फ आपने प्रूफ देना है कि ये मेरी कंपनी है, ये मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ, डेवलपमेंट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ और ये मेरे पास DNFB का सर्टिफिकेट्स भी है, तो आपके ऊपर 7E का टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी इसमें 5, 6, 7 नंबर पे देख लेते हैं जी। अदर कंटेंट ऑफ द सर्कुलर विल रिमेन सेम। कहता है जिसके अलावा जो कंटेंट है ना इसके सर्कुलर के, जो सर्कुलर नंबर 1 का वो सेम रहेंगे। द एक्सप्लोनिंग सर्कुलर विच द बीइंग यूज ऑफ फैसिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन एज द वैलिड फॉर इंटरम पीरियड विद डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्टिव ऑफ द सिस्टम ऑटोमेटिक। कहता है जी ये एक इंटरम अभी पीरियड है, जब तक कोई ऑटोमेटिक इसके हम सिस्टम नहीं ले जाते तो इस सिस्टम के तहत ये सारा अभी चलेगा। जब जो ऑटोमेटिक को सिस्टम इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि अभी कोई उसमें सॉफ्टवेयर बन रहे होंगे तो ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदरवाइज इसको इस तरह डील करेंगे जो ऊपर हमने पढ़ा है। कहता है जी इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सर्कुलर एंड द लेटर ऑफ द लॉ प्रिविलेज। कहता है अगर कोई सर्कुलर और लेटर ऑफ लॉ यानी कि कोई लॉ के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो लॉ को अब प्रिविलेज हासिल है वही ही माना जाएगा। अब ये 15 तारीख को जारी हुआ है, 15 के बाद अब इसमें उसने फॉर्म B एक जारी किया है, तो फॉर्म B भी हम देख लेते हैं। तो फॉर्म B तकरीबन वही है जो हमने अभी नॉन रेजिडेंट पर्सन का पढ़ा है। तो इसमें वो कह रहा है जो दी कंट्रोल पहले कहता है जी सर वेयर द नेम ऑफ द, इधर अपना नाम आपने करना है, वेयर नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर टैक्स ईयर जो भी आपका टैक्स ईयर जिसमें आपने कर रहे हैं वो आप मेंशन करें। एंडिंग आपका ये है डेट द मे पीरियड स्टार्टेड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1/7/2021। आपने टोटल डेज इधर बताने हैं कि मैं 1/7/2021 से 30/6/2022 में कितने दिन पाकिस्तान रहा हूँ, और इसी तरह आपने 2023 का भी पीरियड का बताना है। यानी कि सिंपल आपने है, इसका कोई इतना नहीं है। अब सिंपल आपने अपना प्रूफ देना कि मैं नॉन रेजिडेंट पर्सन और मैं 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा। तो ये फॉर्म B था, पहले फॉर्म A था, फॉर्म B आ चुका है। तो अभी कितने फॉर्म आने न जाने पता कि नहीं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी 7E की जो रिसेंटली सर्कुलर आया, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाजमन हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया।